सचिन एक मशहूर डायरेक्टर था जो हॉरर फिल्म बनाया करता था। वह अपनी माँ सरोजनी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ सरोजनी को हरदम उसकी शादी की चिंता लगी रहती। अरे बेटा सचिन, तू मेघना से शादी क्यों नहीं कर लेता? बेटा इतनी अच्छी लड़की है, उसको बहू के रूप में पाकर तो हम धन्य हो जाएंगे। आप तो जानती ही है माँ कि मेघना को हॉरर फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुझ जैसे व्यक्ति के साथ भला कैसे सारी जिंदगी रह सकती है, जिसका काम ही भूतों चुड़ैलों के रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करना हो। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर नताशा के साथ शादी करने का सोचा है। रोशनी चीखते हुए बोली, नाम मत लेना उस नक्शेबाज नताशा का। सुना है वह दारू शराब सब पीती है और हफ्ते के 6 दिन क्लब में पार्टी शार्टी करती है और तो और अनेकों लड़कों के साथ अवैध संबंध भी बनाती है। इतने ऐप वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर मैं तेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कलयुग है माँ, यहाँ पर सीता जैसी बहू आपको सपने में भी नहीं मिल सकती। और जहाँ तक रही अनेकों लड़के से संबंध बनाने वाली बात, वो किसी ने उसके बारे में अफवाह फैलाई है। उसने मुझे खुद इसके बारे में बताया है। हाँ, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती मुझे अच्छी बहू? मेरी मेघना है ना, वे सीता ना सही लेकिन उनकी परछाई जैसी जरूर है। मैं अब तो और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू मेघना से ही शादी कर रहा है बस। सरोज ने ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सचिन भी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। क्या हुआ सचिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं यार, वो माँ मेरी शादी मेघना से कराने की जिद कर रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं मेघना को कितना पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझ जैसे भूतिया फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने वाले से भला वो क्यों शादी करने लगी? तुमने उस दिन देखा नहीं, वो मेरी भूतिया फिल्म का एक सीन देखकर इतनी घबरा गई कि मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ हो। नताशा मन ही मन में सचिन को बहुत पसंद करती थी। वह इस समय को एक अच्छा मौका पाकर बोल पड़ी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरी माँ तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखने को कितने सालों से उतारू है। नताशा ने सचिन की बात मन में ताड़ ली थी। सचिन चहकते हुए बोला, सच में तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो? सच कहूँ तो आज मैंने भी माँ से इसी बारे में बात की थी, लेकिन क्या सचिन? उन्होंने इसके लिए मुझे मंजूरी नहीं दी। वो किसी भी हाल में मेरी शादी मेघना से ही कराना चाहती है। नताशा कुछ देर सोच विचार कर बोली, क्यों ना उस दिन जिस तरह मेघना तुम्हारे ऑफिस में एक हॉरर सीन देखकर बेहोश हो गई थी, उसी तरह का हॉरर सीन तुम उसे सिनेमा हॉल में दिखाओ ना। मुझे पूरा विश्वास है कि भूतिया फिल्म को देख उसकी हालत खराब होते ही तुम्हारी माँ खुद ही उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर देगी, क्योंकि उनके जिस बेटे ने हॉरर फिल्म में अपना करियर बनाया है, उनकी बहू के डर के कारण वे अपने बेटे का करियर तो खराब नहीं करेंगी। सचिन को नताशा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसके लिए वो तैयार हो गया। दूसरी ओर नताशा के घर पर उसकी माँ कलावती उससे बोलती है, क्यों बेटी, आज तुम्हारा बॉस जाल में नहीं फंसा क्या? हमने कितने लड़कों को अपने जाल में फंसाया, सब तुम्हारा रूप देखकर पिघल गए, लेकिन न जाने इस सचिन को उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं कि पिघलता ही नहीं। नताशा हंसते हुए बोली, डोंट वरी माँ, मैंने जाल बिछा दिया है, जल्द ही मछली भी अपने जाल में फंस जाएगी। वैसे उस जलालपुर वाले लड़के ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि नहीं, जिसके ऊपर मैंने सेक्स टॉर्चर का केस ठोका था? हाँ बेटी, उसने तो वे पैसे कब के दे दिए, लेकिन इस सचिन से तू कम से कम 1 करोड़ जरूर मांगना। इस बड़ी मछली को फंसाने के लिए मैंने बहुत दिमाग का खर्चा किया है अपना। सचिन अपने आइडिया के बारे में अपनी माँ को बताता है। सरोजनी घबराते हुए बोलती है, क्या कहा? नताशा और मेघना में से जो भी तेरे नए भूतिया फिल्म को सिनेमा हॉल में बैठकर पूरा देख लेगा तो उससे शादी करेगा? हाँ माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं किससे शादी करूँगा और किससे नहीं, ये सब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो।
सचिन की जिद करने पर सरोजनी उसकी बात मान जाती है। आखिरकार सचिन की एक नई भूतिया फिल्म प्यासी आत्मा रिलीज होती है। और मेघना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा उस दिन की तरह? मेघना हल्का हल्का डर से थरथराते हुए बोलती है, नहीं जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नताशा और सचिन की माँ सरोजनी और कलावती भी हॉल में आई हुई थी। कलावती मेघना को पानी देते हुए बोली, ये लो बेटा, पानी पी लो। अगर फिल्म शुरू होने के बाद तुम्हें प्यास लगी और तुम पानी पीने के लिए उठी तो सचिन को यही लगेगा कि तुम इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हो और भाग रही हो। मेघना वे पानी पी लेती है। तभी नताशा मन ही मन में बोलती है, अब पाएगा असली मजा। जब जमाल घोटा मिले हुए पानी पीने की वजह से ये मेघना बार बार वॉशरूम के चक्कर काटेगी। सचिन मेघना और नताशा के साथ हॉल में बैठा रहता है। भूतिया फिल्म शुरू हो चुकी थी। तभी मेघना अपने पेट को पकड़कर बोलती है, हे भगवान, मेरे पेट को भी अभी ही खराब होना था। अगर मैं यहाँ से उठकर वॉशरूम गई तो इन लोगों को लगेगा कि मैं इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हूँ। फिर मैंने सचिन जी को पाने के लिए जो दिन रात भूतिया फिल्म को देखने की प्रैक्टिस की थी, वो सब बर्बाद हो जाएगी। मेघना सरोजनी को धीरे से सब हाल बताती है। सरोजनी कलावती और नताशा की मुस्कुराहट देखकर समझ जाती है कि ये सब इन दोनों माँ बेटी का किया गया हुआ है। वह मेघना को दिलासा देते हुए बोलती है, तू बस थोड़ा देर और बर्दाश्त कर ले बेटी, इन माँ बेटी को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी सरोजनी कलावती और नताशा की आंखों में सचिन से छुपाकर प्याज लहसुन का रस डाल देती है, जिससे उन दोनों की आंखें जलने लगती है। अरे सचिन, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझसे कुछ भी देखा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। नताशा और कलावती वहाँ से उठकर भाग जाती हैं और ये चुनौती मेघना और सरोजनी जीत जाती है और जल्द ही सचिन और मेघना शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दूसरी ओर आखिरकार नताशा और कलावती के स्कैम का भी भांडा फूटता है और वे दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस रही होती है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। यही सबसे अच्छा जगह है राजू, मेरी पत्नी रेखा के लिए आलीशान घर बनाने के लिए। तुम हमारे वर्करों से कहकर इस नदी को पार दो और इसकी जगह पर सुंदर आलीशान घर बनाने का काम चालू करो। गांव का सबसे अमीर बिल्डर विजय अपनी जान से भी प्यारी पत्नी रेखा के लिए नदी के ऊपर एक आलीशान घर बनवाना चाहता था, जहां वह उसके साथ अकेले प्यार के कुछ पल बिता सके। तभी एक साधु रोते बिलखते विजय के पास आता है। ऐसा मत कीजिए साहब, नदी को मत पाटिए। ये सारा वन और इसमें रहने वाले सभी पशु पक्षी इसी नदी पर ही आश्रित है। विजय गुस्से से अपनी लाल आंखें दिखाते हुए साधु से बोला, चुप कर भिखारी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस गांव का सबसे अमीर बिल्डर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी जेल में डलवा सकता हूँ। तू जानता नहीं, बड़े बड़े नेता वेताओं को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। साधु अपनी रट लगाए रहता है। विजय को एक तुच्छ साधु का ये दखल बर्दाश्त नहीं होता और वह उसी समय अपनी जेब से बंदूक निकाल उसके दोनों हाथों पर गोली चला देता है। साधु जोर से चीखता है। उसके दर्द भरी चीख से सारा वन गूंज उठता है। बड़ा आया नदी का रक्षक, अब चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा सर भी धड़ से अलग कर दूंगा। साधु दर्द से तड़पते हुए वहाँ से चला जाता है। एक रात विजय अपने बेड पर सो रहा था। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे उसके शरीर पर कोई सुई चुभा रहा हो और उसके चारों तरफ खतरनाक मक्खियाँ भिन-भिना रही है। वह दर्द से चीखते हुए बोला, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ।
तभी उसे अपने सामने एक खौफनाक भूतनी दिखाई दी। एक डरावनी हंसी हंसते हुए विजय से बोली, मैं आ गई तुझे तेरे पापों का फल देने। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। हा 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 हा। कौन हो तुम? तुम इंसान तो नहीं लगती, फिर कौन हो तुम? मैं हूँ इच्छाधारी भूतनी, तेरा काल। हा 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 हा। ये बोल वहाँ इच्छाधारी भूतनी विजय की गर्दन काट देती है। विजय का सर जमीन पर गिर जाता है और उसका धड़ पलंग पर छटपटा रहा होता है। वह जोर से चीखता है। तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है। उफ, कितना भयानक सपना था। अगले दिन विजय कल के सपने के बारे में सोचता हुआ परेशान सा बैठा हुआ था। तभी रेखा तिरछी नजरों से देख विजय को अपने पास अकेले कमरे में बुलाती है। आइए जी चलिए उस सुनसान कमरे में चलते हैं, कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखने। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। विजय मुस्कुराते हुए रेखा के पीछे चलने लगता है। रेखा अपनी पायल छनकाते एक एक कदम पीछे लेते हुए खिड़की के बाहर हवा में चलने लगती है। ये देख विजय बहुत डर जाता है और डर से चीखते हुए हॉल की तरफ भागता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी रेखा तो रसोई में खाना बनाने में बिजी है। अरे रेखा, अगर तुम यहाँ हो तो फिर ऊपर कौन था? रेखा विजय से उसके घबराहट का कारण पूछती है, लेकिन विजय कुछ नहीं बताता और अपना दिल बहलाने को खाना बनाने में रेखा की मदद करने लगता है। चलो आज मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? ठीक है, वहाँ ऊपर जो नारियल, नींबू और सुपारी रखा है उसे मुझे दे दीजिए अपने हाथों से। ओ, लगता है तुम नारियल की बर्फी बना रही हो। वैसे सुपारी किस में डालोगी? ओह, मैं समझ गया, खाने के बाद पान का भी इंतजाम है। बहुत खूब रेखा रानी। उस रात की उस डरावनी घटनाओं से विजय की नींद उड़ी हुई थी। वह दिन भर डरा डरा फिरता और पिछले 4 दिनों से वह सोया भी नहीं था। एक दिन उसे बहुत जोरों की नींद लगती है और वह एक लंबी उबासी लेकर सो जाता है। तभी उसके चेहरे पर टप टप खून टपकने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने गालों पर हाथ रखकर कहता है, अरे ये खून कहाँ से टपक रहा है? विजय चारों ओर अपनी आंखें घुमाता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वह देखता है कि उसके ऊपर रेखा फांसी के फंदे से लटकी हुई है, जिसके पैरों से खून रिसते हुए विजय के चेहरे पर पड़ रहा है। वह बहुत डर जाता है और सर पका के उठ जाता है और देखता है कि उसके बगल में ही रेखा सो रही है। उफ, फिर से एक खौफनाक सपना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विजय अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए घनी काली रात अपने गार्डन में टहलने लगता है। तभी उसकी नजर रेखा पर पड़ती है, जो रात में ही उगने वाले चांदनी के फूलों को समेट रही थी। विजय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे रेखा, तुम यहाँ? फिर ऊपर मेरे पलंग पर कौन सोया है? पता नहीं विजय, मैं तो यहाँ कब से फूल तोड़ रही हूँ। ये देखो। रेखा विजय को फूल दिखाती हुई उससे एक कपड़ा मांगती है, तोड़े हुए फूलों को रखने के लिए। विजय आसपास कोई कपड़ा न देखकर रेखा को अपना कपड़ा ही फाड़कर दे देता है, जिसका रंग लाल होता है। रेखा वह लाल कपड़ा पाकर बहुत खुश होती है और एक डरावनी हंसी हंसते हुए एक हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ जाती है। हा 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 हा। मैं हूँ इच्छाधारी भूतनी, तेरा काल। हा 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 हा।
विजय ये देख बहुत डर जाता है और चीखते हुए अपने कमरे में जाता है, जहाँ रेखा विजय के वही लाल कपड़े जो उसने गार्डन में दिए थे वहाँ ओढ़े सोई हुई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर रेखा यहाँ है तो वहाँ कौन थी? मुझे हर जगह रेखा का छलावा क्यों दिख रहा है? विजय पलंग पर सो रही रेखा के चेहरे से वह लाल कपड़ा हटाता है। कपड़ा हटाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि रेखा एक कंकाल में बदल चुकी है, जिनके ऊपर ढेर सारी मक्खियाँ भिनभिना रही है। विजय उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रेखा के आर पार निकल जाता है। ये देख वह बहुत डर जाता है। उठो रेखा, ये तुम्हें क्या हो गया है? उठो, मुझे जवाब दो। तभी विजय को गार्डन से रेखा की वही डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देती है। विजय गार्डन में जाता है और रेखा से उसके हंसने का कारण पूछता है। रेखा अपनी सुर्ख लाल आंखों से विजय की तरफ देखती है। आओ आओ मेरे साथ आओ 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 हा 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 हा। विजय को अचानक एक झटका लगता है और वह किसी कठपुतली की तरह रेखा के वशीभूत हो जाता है और उसके पीछे चलते चलते उसी नदी के पास वह शमशान में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वही साधु जिसे उसने गोली मारी थी, वह रेखा की वही लाश को जो कुछ देर पहले विजय के बेड पर थी, उसे अपने सामने रख इच्छाधारी भूतनी का मंत्र पढ़ रहा है। इच्छाधारी भूतनी आगच्छ वशात स्वाहा, इच्छाधारी भूतनी आगच्छ वशात प्रहरात स्वाहा। साधु के चारों ओर नींबू, नारियल, सुपारी और विजय का वही लाल कपड़ा था जो विजय ने रसोई और गार्डन में अपनी पत्नी रेखा को दिया था। विजय को देख साधु एक खौफनाक हंसी हंसता है और कहता है कि आ गया दुष्ट, आखिरकार इच्छाधारी भूतनी को मैंने अपने वश में कर ही लिया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम्हारी सारी कुटिया सोने चांदी से भर दूंगा। बस तुम मुझे और मेरी पत्नी रेखा को छोड़ दो, हमें जीवन दान दे दो प्लीज। साधु विजय की दुर्दशा देख गुस्से से आग बबूला हो बोला, तेरी पत्नी रेखा तो कब की मर चुकी है दुष्ट। तुझे जो रेखा दिखती थी वो यही इच्छाधारी भूतनी थी, रक्त पिपासु इच्छाधारी भूतनी, जिसे मैंने ही कड़ी तपस्या से बुलाया था उस दिन का बदला लेने के लिए। लेकिन ये इच्छाधारी भूतनी तेरे धन संपत्ति को देख तेरे प्यार में पड़ गई थी, इसलिए वो तुझे नहीं मारना चाहती थी। और मैं तेरी रेखा के शरीर के साथ जो जो करता था उसका संकेत तुझे देती थी। जब मैंने तेरी पत्नी को पेड़ से लटकाया तो तेरे चेहरे पर उसका खून टपकने लगा। मैंने जब उसका सर धड़ से अलग किया तो तुझे सपना आया जैसे तेरा सर धड़ से अलग हो गया है। जब मैं उसे सुई चुभोता तो तुझे भी चुभन का एहसास होता। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी साधना सिद्ध नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने अपनी साधना की सिद्धि कर ली है, इसलिए ये इच्छाधारी भूतनी वही करेगी जो मैं कहूँगा। तभी साधु इच्छाधारी भूतनी से विजय को मारने का आदेश देता है। इच्छाधारी भूतनी उसी समय विजय का बंदूक ले उसे गोली मार देती है और नदी में फेंक देती है। जिस नदी को विजय पाटना चाहता था, अब वह नदी विजय की लाश से पटी हुई थी और नदी का पानी नीला की जगह लाल हो गया था। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।
यह हादसा क्यों हुआ? क्या थी इस हादसे के पीछे की सच्चाई? क्या यह हादसा सफेद चुड़ैल ने करवाया या कोई और वजह थी? चलिए थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। राहुल, रोशनी, एंथनी और प्रकाश चारों मुंबई के एक एड कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे। क्रिसमस से लेकर 1 जनवरी तक छुट्टियां हैं। चलो गोवा, मेरे घर चलते हैं और पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी मेरा पूरा घर खाली पड़ा है। मेरी पूरी फैमिली यूके शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन यार, मैं तो घर जाने की सोच रहा था। चलो ना राहुल, घर वगैरह तो जिंदगी भर के लिए लगा रहेगा। दोस्तों के साथ एक वीक तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। क्या पता फिर ऐसा मौका कभी मिले ना मिले। और हाँ, गोवा में हर तरह की शराब बहुत सस्ते में मिलती है। वाइन मिलेगी ना? मुझे वाइन बहुत पसंद है। अरे सब मिलेगा, पीते पीते थक जाओगी। इतने में राहुल का फोन बज उठा। एक्सक्यूज मी। हाँ मम्मी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। कल कितने बजे तक आओगे बेटा? मम्मी, वो दोस्त जिद कर रहे हैं कि छुट्टियां मनाने गोवा चलो, तो मैं सोच रहा था कि ठीक है। लेकिन पापा को। उन्हें मैं बता दूंगी। तुम बस संभल कर जाना और संभल कर आना और अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। अबे बेवकूफ, आंटी को सब कुछ क्यों बता दिया? बोलता कि छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, काम ज्यादा है, उन्होंने मना कर दिया होगा। मना नहीं किया, परमिशन दे दी। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है यार। वरना मेरे घर वाले, मुझे तो झूठ बोल कर ही आना पड़ेगा गोवा। मैं घर पे बिना बताए कहीं जाता नहीं हूँ ना, आदत सी है। तू और तेरी आदत। एनीवे, तैयारी करते हैं, कल सुबह निकलते हैं, है ना? लेकिन गाड़ी किसकी लेके चलेंगे? राहुल की लेके चलते हैं ना, नई नवेली गाड़ी जो है। फिर डन। गुड नाइट। गुड नाइट। और सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग तैयार होकर राहुल की गाड़ी के पास आ गए। अपना सामान डिक्की में रखकर सभी गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने सीट बेल्ट लगा ली। बाजू में बैठे प्रकाश ने पूछा, अरे यार राहुल, इतनी सुबह सुबह कौन से ट्रैफिक वाले तेरी सीट बेल्ट का चालान काटने वाले हैं? बिना सीट बेल्ट लगाए मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता ना, आदत सी है। तू और तेरी आदत। सभी हंसी खुशी गोवा की टूर के लिए निकल पड़े। सह्याद्री की विशालता और कोंकण की सुंदरता देखते हुए वो बहुत खुश हो रहे थे। ये सभी दोस्त एक सुंदर बीच पर आ गए। समंदर से बहने वाली ठंडी हवा ने उनके दिलों में ताजगी भर दी। समंदर के चमकीले और साफ पानी को देखकर रोशनी, राहुल और प्रकाश तो चौंक गए। इतना साफ पानी? तुम लोगों ने अब तक सिर्फ मुंबई का ही समंदर देखा है ना, इसलिए इतना चौंक रहे हो। यहाँ का पानी ऐसे ही साफ होता है क्योंकि यहाँ मुंबई जैसा वाटर पॉल्यूशन नहीं है, ना ही एयर पॉल्यूशन और ना ही साउंड पॉल्यूशन। इसीलिए तो इतना सुकून मिल रहा है यहाँ। सभी गोवा के लिए निकल पड़े। शाम को सब लोग गोवा में दाखिल हो गए। पहुंच गए गोवा। एंथनी भाई, ड्रिंक्स कहाँ मिलेगी? आगे 2-3 किलोमीटर पर एक शॉप है, वहीं से ले लेते हैं। राहुल ने गाड़ी शॉप के पास रोक दी। बोल प्रकाश, क्या लेके आऊं तेरे लिए? अरे तुझे जो अच्छा लगे वो लेके आ। और मेरे लिए अलग अलग टाइप की वाइन। फिलहाल एक लेकर आता हूँ। अलग अलग टाइप की वाइन पीने के लिए पूरा हफ्ता पड़ा है। और राहुल, तेरे लिए क्या लेकर आऊं? मैं तो पीता ही नहीं। क्या यार राहुल, गोवा में आने के बाद भी कोई ऐसे नखरे दिखाता है क्या? नहीं यार, ड्राइव भी तो करना है ना। अरे मैं चला लूंगा गाड़ी, और इधर ट्रैफिक वाले परेशान नहीं करते मुंबई की तरह। बात ट्रैफिक वालों के परेशान करने की नहीं है, हम सबके सेफ्टी की है। सेफ्टी फर्स्ट। हाँ ठीक है। एंथनी जाकर तीनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आया और गाड़ी चल पड़ी। रात को सब लोग एंथनी के घर पहुंचे। घर देखकर रोशनी बेहद खुश हुई। वाह, कितना सुंदर घर है। थैंक यू। घर में 4 बेडरूम्स हैं, जिसको जो रूम पसंद हो ले लो। तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। राहुल के अलावा सभी ने ड्रिंक्स के साथ खाना एंजॉय किया। दूसरे दिन से ये सभी दोस्त गोवा के खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने लगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय करने लगे। 4-5 दिन मजे से गुजरने के बाद आया 31st। ये चारों दोस्त एक सुनसान बीच पर 31st मनाने गए थे।
अबे सबसे जरूरी चीज तो तू भूल नहीं गया ना एंथनी? क्या? वो ड्रिंक्स की बात कर रहा है एंथनी। अरे वो कैसे भूल सकते हैं, बिना उसके पार्टी थोड़ी ना होगी। एंथनी ने एक बॉक्स लाकर टेबल पर रख दिया जिसमें तरह तरह की बॉटल्स थी। ये ले राहुल, कोल्ड ड्रिंक, मैं खास तौर पे तेरे लिए लेके आ गया। थैंक्स यार। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इतने में रोशनी के फोन पर अलार्म बजा। हे गाइस, रुको रुको, मैंने 11:59 का अलार्म लगाया था मोबाइल पर ताकि ठीक 12 बजे मैं तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकूं। क्या बात है। सब लोग मोबाइल में वक्त देखने लगे और 12 बजते ही सभी ने एक साथ कहा हैप्पी न्यू ईयर। राहुल के अलावा सभी ने एक एक नई बोतल उठाई और कहा चीयर्स। क्या हुआ राहुल, तू चीयर्स नहीं बोलेगा? अरे वो मेरी बोतल तो खत्म हो गई ना। कोई बात नहीं, तू हमारी बोतल से पी। और प्रकाश उठकर राहुल को जबरदस्ती पिलाने लगा। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होता है रे, पी ले। हाँ यार राहुल, एक दिन में तुम शराबी थोड़ी ही ना बन जाओगे। हाँ ये बात तो है। बस आज का दिन, आज के बाद हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे। चल पी ले यार। इस तरह तीनों दोस्तों ने मिलकर राहुल को जबरन शराब पिला दी। अरे इसका टेस्ट तो एकदम गंदा है, कड़वा है। अरे पगले, दवा भी कभी मीठी होती है क्या? ये शराब नहीं, दवा है। थकान मिटाती है, सुकून देती है। अरे ड्रिंक्स खत्म हो गई हैं? हाँ यार। तो चलो फिर चलते हैं, घर जाते वक्त रास्ते में कहीं से खरीद लेते हैं। सब लोग उठ गए। इधर प्रकाश टेबल उठाने लगा, लेकिन टेबल उससे उठ ही नहीं रहा था। इतने में एक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो डर गया। यहाँ कोई है? क्या हुआ प्रकाश? मुझे लगा कि मुझे किसी ने चेहरे पर छुआ और ये टेबल भी उठ नहीं रहा है। अरे सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ कोई है। कौन? अबे नाम नहीं लेंगे वरना उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। चल उठा जल्दी। एंथनी की बातें सुनकर प्रकाश के और ज्यादा पसीने छूट गए। राहुल ड्राइविंग सीट पे बैठने ही वाला था। इतने में एंथनी ने कहा, राहुल तू पीछे बैठ, आज तू पहली बार पिया है ना, तो तू गाड़ी ठीक से चला नहीं पाएगा, मैं चलाता हूँ। ठीक है। राहुल रोशनी के साथ पीछे बैठा और आदत के मुताबिक उसने सीट बेल्ट लगा ली। प्रकाश अगली सीट पर बैठ गया और गाड़ी निकल पड़ी। रास्ते में एक होटल था जिसमें एक वाइन शॉप भी था। एंथनी ने वहां गाड़ी रोकी और वाइन लाने के लिए उतरा। पास ही एक दादा और पोती आपस में बात कर रहे थे, जिनकी बातें प्रकाश सुनने लगा। दादू, हम लोग इस होटल में क्यों रुक रहे हैं? ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते तो सुबह तक घर पहुंच जाते। नहीं बेटा, यहाँ से आगे वाले रास्ते में सफेद चुड़ैल है जो सुनसान सड़क से गुजरने वाले गाड़ियों का रास्ता भटका देती है और गाड़ी में सवार लोगों का खून पीती है। बाप रे, फिर हम यहीं रुक जाते हैं दादू। ठीक है। इतने में एंथनी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे प्रकाश डर गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। लगता है तुझे कम पड़ी है, ये ले पी। एंथनी ने प्रकाश को बोतल थमा दी और फिर कार स्टार्ट करके खुद भी पीने लगा और गाड़ी चल पड़ी। आगे रास्ते में कोई सफेद चुड़ैल है क्या एंथनी? तुझे किसने बोला? हाँ, अरे वो एक दादाजी अपनी पोती को बता रहे थे। अरे तो टेंशन क्यों लेता है, अगर वो मिली तो उसको भी पिला देंगे। लेकिन वो तो खून पीती है ना। अरे आज 31st नाइट है, हम उसको भी दारू पिला देंगे, उसको भी थोड़ा चेंज मिलेगा ना। इस तरह मस्ती मजाक करते हुए एंथनी गाड़ी चलाने लगा और गाड़ी समंदर किनारे के पहाड़ी रास्ते से तेजी से गुजरने लगी। प्रकाश के चेहरे पर डर था। उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे सफेद चुड़ैल का खौफनाक चेहरा दिखा। एंथनी, गाड़ी तेज चला। क्या हुआ प्रकाश? वो सफेद चुड़ैल हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। क्या? प्रकाश, मुझे डर लग रहा है, मत डराओ। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है प्रकाश। हमें तूने पहली बार पी है, इसके लिए तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। किधर है वो चुड़ैल? प्रकाश एंथनी की खिड़की की ओर देखता है तो उसे चुड़ैल फिर से दिखती है। एंथनी, वो तेरी खिड़की की ओर है।
एंथनी अपनी खिड़की की ओर देखता है। इतने में सामने से एक ट्रक आ जाता है और हॉर्न बजाता है। उससे बचने के लिए एंथनी कार मोड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार ज्यादा तेज होने की वजह से एंथनी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और कार नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी के पास पुलिस पहुंच चुकी थी और गाड़ी से लाशें निकालने का काम चल रहा था। जी हाँ, एंथनी, प्रकाश और रोशनी मर चुके थे। एक पुलिस वाला राहुल को बाहर निकाल रहा था। उसने उसका सीट बेल्ट खोला। इतने में राहुल होश में आ गया। सर, ये तो जिंदा है। 2-3 पुलिस वालों ने मिलकर राहुल को बाहर निकाला और उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, यह हादसा किसी सफेद चुड़ैल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। और एंथनी, प्रकाश और रोशनी तीनों को जो अपनी जान गंवानी पड़ी, वो महज सीट बेल्ट ना पहनने की लापरवाही की वजह से। लेकिन आज राहुल जिंदा है, वो भी सिर्फ अपनी सीट बेल्ट पहनने की आदत की वजह से। तो दोस्तों, अपनों की और दूसरों की सेफ्टी के लिए यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्रैफिक वाला आपको देखने के लिए है या नहीं, कोई कैमरा आप पर नजर रखे हुए है या नहीं। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, इनका पालन जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।